to lecture number 4 of volume 3, that is financial statement analysis and financial statements of a company and its analysis। हम पहले 3 लेक्चर्स में बैलेंस शीट कैसे बनती है कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। पहले 15-20 मिनट हम बैलेंस शीट को वाइंड अप करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे इनकम स्टेटमेंट, मतलब P&L अकाउंट, P&L की स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कंपनीज। पहले आइए पेज नंबर 9 पे। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के लिए दिए थे विच आई होप आपने पढ़े हैं। डाउट्स विल बी टेकिंग ऑन आवर लाइव सेशन जूम क्लास। फॉर द टाइम बीइंग जो टिक पॉइंट्स हैं वो मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इन पॉइंट्स में। सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? हमने लोगों से पैसे लिए और उनको कुछ सालों के बाद रिटर्न करेंगे along with the interest, kind of debentures but not technically। मेरी कंपनी ने डिपॉजिट्स, लोगों से पैसे लिए in the form of cash, check, bank, the deposits of the public and we are liable to pay back। आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आफ्टर दैट इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, व्हाट डज दैट मीन? हमारी कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करती है 30 सितंबर और 31 मार्च को। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, 1 30 सितंबर, 2 31 मार्च। अभी बात हो रही है 31 मार्च 2020 की। कंपनी ने 30 सितंबर 2019 को इंटरेस्ट पे कर दिया। कंपनी ने 30 सितंबर 2019 को इंटरेस्ट पे कर दिया। फिर 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट पे नहीं किया। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना था पर नहीं कर पाई, उसके पास इतना कैश नहीं था, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। केस 2, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 31 दिसंबर और 30 जून को। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 31 दिसंबर और 30 जून को। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर दिया। 31 दिसंबर 2019, आई रिपीट 31 दिसंबर 2019 इंटरेस्ट पे कर दिया। और जब 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया, ये तो बात की बात है, मार्च में बैलेंस शीट बनेगी ना, ये तो 3 महीने बाद की बात है। तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, इंटरेस्ट accrued but not due, 3 months। कंपनी कब पे करती है इंटरेस्ट? 31 दिसंबर और 30 जून को। 31 दिसंबर का इंटरेस्ट पे कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। क्यों? ड्यू होना 30 जून को, 6 महीने का इकट्ठा। हमारे डिबेंचर होल्डर्स को पता है और हमारी पॉलिसी है, हम 6 महीने का ब्याज इकट्ठा देते हैं। तो अक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू अक्रूवल प्रिंसिपल ये भी लायबिलिटी में शो होगा। इसमें टाइम आ गया पर पे नहीं किया। इसमें इसलिए नहीं पे किया क्योंकि अभी टाइम नहीं आया, बट 3 महीने का अक्रू हो चुका है। दोनों केसेस में ये लायबिलिटीज हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, और उसके नीचे
इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, ये दोनों हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं और उसके अंदर ये आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, अक्रूड ड्यू, अक्रूड नॉट ड्यू। थोड़ा नीचे आते हैं, कॉल्स इन एडवांस। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने कहा 5 रुपए अभी दीजिए, 3 रुपए 3 महीने के बाद, पर शेयर की बात हो रही है, हर शेयर के ऊपर, और 2 रुपए उसके 2 महीने के बाद। एक शेयर होल्डर ने सारे पैसे इकट्ठे दे दिए, कंपनी ने मंगवाए 5 रुपए, बट उसने 10 के 10 रुपए दे दिए कि 3 महीने बाद फिर देने हैं, 2 महीने बाद फिर देने हैं, एक बार लमसम आप अमाउंट ले लीजिए। दिस इज कॉल्स इन एडवांस, दिस इज लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर पूरे पैसे शेयर्स के मंगा लिए जाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स डिबेंचर्स 1 लाख के हैं, डिबेंचर्स 1 लाख के हैं, हमने उनको रिडीम करना है। रिडीम करने का मतलब उसकी पेमेंट करनी है। डिबेंचर्स 1 लाख के हैं और ये डिबेंचर्स की जो हमने पेमेंट करनी है वो 5 इयर्स के बाद करनी है, 1,20,000। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करेंगे हम डिबेंचर होल्डर्स को, बट ये पैसे एक्स्ट्रा पे करेंगे। 1 लाख रुपया मैंने आपसे लिया और 5 साल बाद मैं आपको 1,20,000 दूंगा, तो इसे कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000, दैट इज 20%। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब एक्सपायरी के टाइम पे कितने पैसे पे किए जाएंगे, जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो कितनी पेमेंट की जाएगी। इट इज 20,000, दिस इज माई लाइबिलिटी। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये रही कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को इसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है 12% पर एनम। कंपनी हैव टू पे 12% इंटरेस्ट, 10%, नॉट 12%, दैट इज कॉल्स इन अरियर, रिसीव करते हैं। विल बी डूइंग ऑन शेयर कैपिटल, जिन्होंने शेयर कैपिटल कर लिया आपको पता है, नहीं किया यू विल गेट टू नो लेटर। कॉल्स इन एडवांस, इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, नहीं पे किया, लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। देन encashment of employees earned leave payable on retirement। कुछ लीव्स मिलती हैं वर्कर्स को, जो फॉर्मल सेक्टर में होते हैं उन्हें लीव्स मिलती हैं कि मंथली आप 1 लीव ले सकते हैं और 2 शॉर्ट लीव ले सकते हैं, और व्हाट दे कैन से इज पूरे साल में आप 12 लीव्स ले सकते हैं इन एक्सेस टू दैट। इनकैशमेंट, व्हाट इज इनकैशमेंट? हम कैश में पे करेंगे, अभी नहीं, बाद में जब रिटायरमेंट होगी। वी विल पे व्हेन देयर इज रिटायरमेंट। विल शो इट इन नॉन करंट लाइबिलिटीज अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, देखिए एक वर्कर है, उसे 1 साल में 12 लीव्स मिलती हैं, उसकी सैलरी 30,000 है, तो 1 लीव होगी 1,000 रुपए की इक्वल। 1 लीव इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। उसने 30 इयर्स काम किया और 30 इयर्स में उसने एवरी ईयर 2 लीव्स नहीं ली,
सो 2 इंटू 30 इंटू 1000, 12 लीव मिलती थी, 10 ली, 2 नहीं ली, 30 साल काम किया, 1,000 की, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। सो 60,000 रुपीज उसे मिल जाएंगे लीव ना लेने के, और पे कब होगी? रिटायरमेंट के टाइम पे। सो इट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नाउ मूविंग टू डिपॉजिट्स विद कस्टम अथॉरिटीज। हमने कस्टम डिपार्टमेंट को पैसे दिए हुए हैं। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, वेन एवर यू डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम अथॉरिटीज को आपको कुछ पैसे जमा करवा के देने होते हैं, और वो पैसे आपके लिए एसेट्स हैं, ताकि कल को अगर टैक्स बहुत ज़्यादा बन गया तो इस डिपॉजिट के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आगे, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। आपने मुझे बिल दिया 6 मंथ्स का कि आपको 50 लाख रुपए 6 महीने बाद मिलेंगे। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं वो बिल बैंक को दे दूंगा, और बैंक को बोलूंगा कि मेरे को पैसे दे दिए जाए। बैंक वाले मुझे 50 लाख की बजाय 48 लाख दे देंगे, 2 लाख खर्चा हो जाएगा। पांच महीने के लिए मैं शो करूंगा कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को मैंने पैसे नहीं देने, आपने देने हैं 6 मंथ्स के बाद। बट अगर आपने 6 मंथ्स के बाद पैसे नहीं दिए, बैंक वाले आपको नहीं जानते, आपसे नहीं लेंगे, बैंक वाले मेरे बैंक से पैसे निकाल लेंगे। दिस इज बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, कंटीजेंट लायबिलिटीज। उसके बाद लाइव स्टॉक आर एनिमल्स। फॉर अमूल, वेरका, बाटा, इनके पास एनिमल्स होते हैं। KFC, और ये उनके एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप इसको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दोनों मान सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल दोनों कंसीडर किए जा सकते हैं। bonds are debentures. It just bonds यूज होता है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। प्राइवेट कंपनीज डिवेंचर्स इशू करती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं। ये सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंस है। टेक्निकली दे आर डिवेंचर्स ओनली। सो डिवेंचर्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो बॉन्ड्स जो होंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज अनक्लेम्ड डिविडेंड। हमने डिविडेंड पे कर दिया बट वो वापस आ गया क्योंकि शेयर होल्डर्स का अकाउंट नहीं मिला, चेंज हो गया, उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया, उन्होंने अपने बैंक में आधार कार्ड अपडेट नहीं किया, नॉमिनी नहीं है, पर्सन की डेथ होगी, XYZ रीजन। अनपेड डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज अनक्लेम्ड डिविडेंड लायबिलिटीज। And the last is loans repayable on demand. What is loans repayable on demand? हमने लोन लिया हुआ है, किसी भी टाइम पे करना पड़ सकता है। हमने लोन लिया हुआ है और उस पर्सन से हमारा ऐसा अग्रीमेंट हुआ है कि आपको लोन वापस करना पड़ेगा विदिन 15 डेज जब हम आपसे मांगे। सो दैट इज द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड द लास्ट इज preliminary expenses. What are preliminary expenses? इसके 3 आंसर्स ठीक हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 3 तरीके से शो किया जाएगा। ये देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी बनाने से पहले का खर्चा। व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी बनाने से पहले का खर्चा। ये हमने 1 करोड़ स्पेंड कर दिया, और ये डिसाइड किया गया है से
समझाने के लिए 10 लाख कर देते हैं, इजी रहेगा। और हमने डिसाइड किया है कि ये 5 इयर्स में राइट ऑफ किया जाएगा। वी विल राइट ऑफ इन 5 इयर्स इन एनुअल जर्नल मीटिंग और मेन इंटरिम मीटिंग, ये डिसाइड किया गया। $10 लाख है, 2 लाख दिस ईयर, इस साल के प्रॉफिट से राइट ऑफ होगा। $2 लाख नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ होगा, और 6 लाख सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर राइट ऑफ होगा। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर राइट ऑफ होगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। 2020 में 2020 में 10 लाख का खर्चा नजर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये डिसाइड किया जाता है कि 5 लाख 5 साल में राइट ऑफ किया जाएगा। तो एवरी ईयर 2 लाख राइट ऑफ किया जाएगा। 2 लाख राइट ऑफ किया जाएगा 2020 में, 2 लाख राइट ऑफ किया जाएगा 2021 में, और बाकी के 6 लाख 2022, 23 और 24 में राइट ऑफ किए जाएंगे। हम 2020 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम 2020 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये हो जाएगा करंट एसेट, क्योंकि अगले साल राइट ऑफ करना है। फिक्टिशियस एसेट, अदर करंट एसेट, वी विल राइट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट, दिस इज फिक्टिशियस एसेट, जो 1 साल के बाद राइट ऑफ किया जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, और इसे हम इस साल राइट ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा खर्चा हो जाएगा P&L अकाउंट या किसी भी रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे एज एन एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में राइट ऑफ हो जाएगा। तो यू कैन राइट रिटर्न ऑफ फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकते हैं। जो भी हमारे पास पड़ा होगा फ्री रिजर्व, उससे ये राइट ऑफ कर लिया जाएगा। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना बुक से। तो आप देख सकते हैं यहां पे गिवन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लस डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स, डिडक्टेड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। उन्होंने ये माना है। तीनों आंसर ठीक हैं, ये भी, ये भी, ये भी, आप तीनों ही शो कर सकते हैं। इसी के नीचे आप ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ये नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में तीनों के मार्क्स मिलेंगे। ऑथर ने इसको माना है, मैंने आपको तीनों ट्रीटमेंट बता दिए। स्पीड अप, 1 मिनट, नोट इट डाउन ऑन पेज 10 ओनली। राइट, एज पर माई एक्सपीरियंस ये वो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करवाए हैं आज के लेक्चर में जो बच्चों को क्विक रिव्यू में प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मेजर पॉइंट टुडे इन दिस लेक्चर, P&L, how companies make P&L account or statement of P&L
also known as income statement. Page number 6, format of statement of P&L. P&L अकाउंट नहीं होता, क्योंकि अकाउंट का मतलब होता है उसका डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। जो कंपनीज P&L अकाउंट बनाती हैं उसका डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसलिए हम P&L अकाउंट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L या हम कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L as specified in Schedule 3 is as follows: particulars, note number, figures for the current reporting period, figures for the previous reporting period, as we have done in balance sheet. Number 1 is revenue from operations. What is revenue from operations? Cash sales, credit sales minus sales return. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, जिस गुड्स एंड सर्विसेज से आप डील कर रहे हैं, उससे आपको जो पैसे आ रहे हैं इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप बुक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो बुक्स बेच के, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज की इनकम। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम, इसके अलावा कोई भी इनकम आएगी तो वो यहां जाएगी, जैसे कि रेंट रिसीव्ड। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, रेंट रिसीव करना आपका मेन बिजनेस है तो ऊपर जाएगा। बट अगर आप गुड्स बेचते हैं बट आपने एक कमरा किराए पे दे दिया, फैक्ट्री किराए पे दे दी, आपने रेंट रिसीव कर लिया, दैट इज अदर इनकम। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब आपकी अदर इनकम्स हैं। एनी इनकम एक्सेप्ट सेल्स इज अदर इनकम। ये चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसी बेसिस पे आप बाइफिकेट कर पाएंगे। आप इनको टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद वी हैव एक्सपेंसेस 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 हेड ऑफ एक्सपेंसेस। 7 तरह के एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। इसको समझने के लिए, पहले 3 समझने के लिए मुझे आपको स्टॉक की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। चलिए, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं। तो देखिए, 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक वो गुड्स जिसमें आप ट्रेड करते हैं, एक वो गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मेरा होजरी का काम है, होजरी वाले मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और कई बार ट्रेड भी करते हैं। बाहर बना हुआ सामान हमें सस्ता मिल जाता है, हम लेके बेच देते हैं। और कई बार आप ट्रेडिंग ही करते हैं और समटाइम्स आप उसमें थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे वर्ड स्टॉक इन ट्रेड। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन्वेंट्रीज। अगर आप गुड्स बना रहे हैं तो इन्वेंट्रीज वर्ड यूज होता है। अगर गुड्स आप बना नहीं रहे, बना बनाया लेके प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं तो वर्ड स्टॉक इन ट्रेड यूज होता है। अब इन्वेंट्रीज 3 तरह की होती है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, बटन्स, जिप, धागा, ट्रेडमार्क, वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना हुआ सामान। 31 मार्च को बुक्स बन रही है, जैकेट्स बन गई, जिप नहीं लगी, पैंट्स बन गई, हुक्स नहीं लगे, पजामाज हो गए, उसमें स्ट्रिंग
नाड़ा जिसे हम कहते हैं, स्ट्रिंग नहीं डली हुई। वर्क इन प्रोग्रेस, काम चलता है, चालू काम। फिनिश्ड गुड्स, पूरा बना हुआ माल। 31 मार्च को सामान बना हुआ है पर बिका नहीं अभी तक। यहां पे बात गुड्स की हो रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स इन विच यू ट्रेड, इन विच यू मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग वी यूज पर स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज वी यूज दिस। अब आते हैं P&L पे। P&L में हम कहां पर थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में वी हैव 7 हेड्स। द फर्स्ट 4 heads or 3 heads deals with this. Number 1, cost of material consumed. Cost of material consumed मतलब ये, इसकी बात हो रही है। Cost of material consumed and this is, याद होगा COGS की है, cost of goods sold. Opening stock of raw materials plus purchases of raw materials plus direct expenses on raw materials minus closing stock of raw materials. Opening stock of raw material, purchases of raw material, direct expenses on raw material, closing stock of raw material, ये जाएगा cost of material consumed में। रॉ मटेरियल की सारी कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सामान जो आपने खरीदा है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आ जाएगा सेकंड पे। थर्ड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अकेला चेंज इन इन्वेंट्रीज ठीक है, आगे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, finished goods, stock in trade। क्योंकि रॉ मटेरियल का तो स्टॉक ऊपर ही जा चुका है, जो कच्चा माल होता है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड माइनस closing stock of work in progress minus closing stock of finished goods minus closing stock of trade। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ये आपको इसी सीक्वेंस में करने हैं। हाँ, नोट्स टू अकाउंट के अंदर ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लो। कहने का मतलब है पहले वर्क इन प्रोग्रेस फिर फिनिश्ड गुड्स फिर स्टॉक, या पहले फिनिश्ड गुड्स फिर वर्क इन प्रोग्रेस फिर स्टॉक, चलेगा। बट ये जो मेजर सीक्वेंस है ये आप चेंज नहीं कर सकते। सेम इन द बैलेंस शीट। सो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही थी। फिर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है। फिर चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसकी बात हो रही है। डन। अगर आप सिर्फ ट्रेडर हैं, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, आई रिपीट, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर नहीं हैं, आप सारा सामान खुद बना के बेचते हैं, बना बनाया सामान लेते ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स
एंड वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, बट स्टॉक इन ट्रेड का चेंज इन इन्वेंट्रीज नहीं आएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी कंपनी सर्विसेज देती है, इफ योर कंपनी इज अ प्रोफेशनल एंड प्रोवाइड सर्विसेज, तो तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं आएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज भी नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? एक साल में आपकी कंपनी ने जितना पैसा अपने वर्कर्स को दिया है, वेजेस, सैलरीज, रिटायरमेंट पेंशन कंट्रीब्यूशन, contribution by employer to social security schemes, free lunch, free tea, emoluments, payment in kind, XYZ, Diwali bonus, everything. Finance cost, everything related with finance, सब कुछ finance से related। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, गारंटी चार्जेस, फाइल चार्जेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, बैंक से लोन लेने का खर्चा और डिबेंचर इशू करने का खर्चा, XYZ, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। कंपनी को जो पैसा आता है, फाइनेंस आता है, उससे रिलेटेड सारा खर्चा। डिबेंचर्स इशू करने के लिए आपने एक स्पेशल पर्सन एम्प्लॉय किया, कंपनी की सर्विसेज ली, किसी और को आउटसोर्स कर दिया, उसका खर्चा। कमिटमेंट्स का खर्चा, मैनेजर को फाइल चार्जेस दी, उसका खर्चा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एक्सपेंसेस, सारा खर्चा जो टेंजेबल और इनटेंजेबल से रिलेटेड है, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ, लाइक जो हमने अभी पढ़ा था, समझाया था आपको, मैंने रब कर दिया है। हमने क्या राइट ऑफ किया था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं। हमने कहा था P&L से राइट ऑफ करते हैं, वो यहाँ राइट ऑफ हो रहे हैं। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इनटेंजेबल एसेट्स को राइट ऑफ करना या फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है टेंजेबल एसेट्स के लिए और अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है फिक्टिशियस एंड इनटेंजेबल एसेट्स के लिए। अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, इन सब का टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा TR, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस। दोनों को माइनस करो, यू विल गेट PBT। What is PBT? Profit before tax. PBT is profit before tax. इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, यू विल डिडक्ट टैक्स, और अगर टैक्स की परसेंटेज है तो इसके ऊपर लगेगी। जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख और टैक्स है 10%। व्हाट इज 10 लाख का 10%? 1 लाख, तो बचा 9 लाख। इसे कहते हैं पैट। व्हाट इज पैट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्लीज चेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर एवरीवन? सो जस्ट अ क्विक ब्रीफ अप। कंपनीज P&L अकाउंट कैसे बनाती हैं? हाउ P&L अकाउंट इज क्रिएटेड, एंड इट्स नॉट अकाउंट, इट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। Revenue from operations plus other income is equal to total revenue. Expenses 7. Cost of material consumed
everything related to raw materials, purchase of stock in trade, change in inventories, opening stock minus closing stock of work in progress, finished goods, and stock in trade. Finished goods but not manufactured, purchased from outside. Employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses. इन सबको ऐड करेंगे, व्हाट यू विल गेट इज पीबीटी, प्रॉफिट नो, इन सबको ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कीजिए, व्हाट यू विल गेट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स, व्हाट यू विल गेट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये पैट कहां पे यूज होता है? इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, देयर इज नो नीड टू डिस्कस दैट एक्चुअली. ये जो पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेसिकली ये होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये कंपनी 3 जगह यूज कर लेती है. मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा. एक, रिजर्व्स क्रिएट कर लेती है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, एसेट्रा. जैसे आपको पता है रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होगा तो क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं. डिविडेंड अनाउंस कर देती है, पेड टू शेयर होल्डर्स, मैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कर रहा हूं, पेड टू शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देती है, इक्विटी डिविडेंड पे कर देती है, इंटरिम डिविडेंड पे कर देती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे हो जाता है, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे हो जाता है. और क्योंकि बिफोर टैक्स है, बाकी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स होता ही है, कंपनी टैक्स. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दैट अमाउंट will be paid to shareholders, will be transferred to reserves. और जो बच जाता है सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और इसके बाद जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट, दैट इज पी एंड एल अकाउंट. कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. इन लेक्चर 5 विल वाइंड अप आवर पी एंड एल. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.